हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 12th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इससे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा सुन चुके हैं। क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके थे कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में, तो आज उसको थोड़ी सा डिटेल में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन को। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, इनको मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं और बहुत ही सुंदर एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं। तो इनको आप पढ़ते चलें और इनको मैं आपको समझाता चलूँगा, और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में जाने कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। तो रिप्रोडक्शन देखो, जैसा लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस। यंग वंस मतलब क्या होता है? एक नया, ठीक है ना, अपने ही जैसा ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चा प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट के थ्रू ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है, ऑफ स्प्रिंग आता है सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है ना, सिमिलर टू इटसेल्फ मतलब उसी के जैसा। ठीक है ना, उसी के जैसा मतलब, अब देखो यहाँ पे लिखा है, नीचे मैंने ब्रैकेट में लगाया हुआ है, नॉट आइडेंटिकल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल बच्चा नहीं होता। आइडेंटिकल मतलब ठीक माँ बाप जैसे नहीं होता। जैसे हमारे माता पिता हैं, तो क्या हम अपने माता पिता जैसी शक्ल लेके आए हैं? क्या उन्हीं की जैसे दिखते हैं? क्या सेम क्लोन हैं क्या हम उनके जैसे? नहीं। क्या हम डुप्लीकेट लगते हैं? नहीं। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हो गया अमीबा में, तो अमीबा में क्या होगा? सेम मतलब जैसे पिताजी हैं, जैसे उनके पेरेंट्स थे अमीबा के, वैसे ही उनका ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बच्चा होता है। आप इसको नोट करते चलें, ठीक है ना। यंग वंस का मतलब भी वही होता है, ऑफ स्प्रिंग बच्चा, ठीक है ना। ये प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस समझ में आई आपको? अपने ही जैसा एक नया ऑफ स्प्रिंग पैदा करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। समझ में आया सभी को? लेकिन ये आप लोग जैसा लिखा हुआ है नॉट आइडेंटिकल इन सेक्सुअल, ये ऐसा आप लोग भी लिख लेंगे। बहुत ही प्यारे नोट्स बनाए गए हैं, मैंने बहुत पढ़ के बनाए हैं एनसीईआरटी को, तो आप इसको देखते चले, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों होता है बेटा। तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों होता है? रिप्रोडक्शन इज़ असेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज इन द बायोस्फीयर। क्यों ज़रूरी होता है? लिखा हुआ है इस लाइन में, देखें, रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन। मतलब जैसे देखो क्या होता है कि अब देखो क्या होने लगा है, एक्सटेंशन ऑफ टाइगर होने लगा है। टाइगर धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। क्यों ख़त्म हो रहे हैं? हम उनको मारते जा रहे हैं। तो यदि वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो टाइगर प्रजाति धीरे धीरे सारी पृथ्वी से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ह्यूमन बींग्स में यदि वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपने जैसे बच्चा पैदा नहीं करेंगे, तो ह्यूमन बींग का क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड से, इस यूनिवर्स से ख़त्म होने शुरू हो जाएगा, पृथ्वी से हमारे, ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज़, स्पीसीज़ का मेंटेनेंस बना रहे, मतलब सभी स्पीसीज़ रहें, उसके लिए क्या होता है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है इन द बायोस्फीयर। ये लिखा हुआ है। समझ में आया सभी को रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है? तो अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब हमारी जो एनसीईआरटी शुरुआत होती है एनसीईआरटी की, वो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ में लाइफ स्पैन के बारे में लिखा हुआ है। लाइफ स्पैन से शुरू करती है हमारी एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में। तो लाइफ स्पैन एक्चुअल में है क्या? लाइफ स्पैन क्या है? हमारे जीवन काल की अवधि, जितने दिन हम जीवन जीते हैं, हमारे बर्थ से लेकर के टिल डेथ तक, मतलब कि डेथ तक जितने जीवन होता है हमारा, वो लाइफ स्पैन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं अपन। क्या लिखा है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब वो पीरियड जहाँ बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ जब होती है, ठीक है ना, तब तक का। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल डेथ ही हो, मान लो एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाती है तो वहाँ तक की भी चलती है, ठीक है ना। द पीरियड ऑफ फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ फ्रॉम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। समझ में आया सभी को? द पीरियड ऑफ फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। समझ में आया सभी को? ये ब्लू लाइन से मैंने अंडरलाइन कर दिया, मतलब जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हमारी डेथ नहीं होती तब तक का पीरियड लाइफ स्पैन कहलाता है। अब लाइफ स्पैन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? देखो लिखा हुआ है जुवेनाइल, मैच्योरिटी, एजिंग और डेथ। मतलब सबसे पहली जो आएगी वो क्या आएगी? जुवेनाइल स्टेज आएगी, ठीक है ना, जिसमें हम जुवेनाइल स्टेज इट मीन्स
हम बच्चे जब होते हैं, जब तक हमारा एडोलसेंट एज चलती है, ठीक है, उसके बाद हम मैच्योर होते हैं, ठीक है, अबव 18 से शुरू हो जाता है, फिर थोड़े से एजिंग होने लगते हैं, बढ़ती उम्र में जाते हैं, और डेथ। इन चारों जो हमारी 1 2 3 4 स्टेज हैं, इन सब के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी आप लोग इतना ही लिख लें कि 4 फेजेस में होती हैं लाइफ स्पैन, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो लिखा हुआ ये नोट्स बहुत ही अच्छे हैं बेटा, आपके बोर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, आपकी नीट क्वालिफ़िकेशन के, नीट आप क्वालिफाई कर पाएँ उसके हिसाब से बनाए गए। छोटे छोटे पॉइंट्स कहाँ से नीट में पूछ लिया जाता है बायोलॉजी में, वो सारे मैंने बहुत ही मेहनत करके नोट्स बनाए हुए हैं। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन। पर्पज़ मैंने जैसे वही बताया कि क्यों ज़रूरी था रिप्रोडक्शन करना। सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है स्पीसीज़ कंटिन्यूएशन, ठीक है ना, स्पीसीज़ का कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, ठीक है, वो स्पीसीज़ एग्जिस्ट करें, ठीक है ना। दूसरा, इफ़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन इट शोज़ वेरिएशन, ठीक है ना। पर्पज़ क्या है, वेरिएशन आता रहे। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात मैं करूं तो वेरिएशन भी हम थोड़ा सा क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। वेरिएशन क्या कहलाता है कि चेंजेस जो आते हैं डीएनए में, डीएनए की वजह से भाई चेंजेस आते हैं ना बॉडी में हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ह्यूमन बींग्स में यदि चेंजेस नहीं हो तो ठीक हमारे अपने पिताजी जैसे हो जाएंगे। वेरिएशन मेंटेन रहे, उस वेरिएशन से क्या होता है, विकास होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है ना। यदि वेरिएशन नहीं होता तो हम आदि मानव ही रहे जाते। वेरिएशन के कारण ही तो आज ह्यूमन बींग्स में डिफरेंस आ रहा है ना, आदि मानव नहीं है हम। वेरिएशन होता गया, लगातार वेरिएशन होता गया, बदलता गया, और क्या हो गया, धीरे धीरे हम बहुत समझदार होते गए और आज हम मार्स तक पहुंच चुके हैं। तो क्या वेरिएशन नहीं हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के लिए भी ज़रूरी है और लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। लाइफ एग्जिस्ट करती रहे, पृथ्वी में लाइफ एग्जिस्ट करती रहे, लाइफ ख़त्म ना हो जाए पूरी तरीके से, इसलिए हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। समझ में आया सभी को। अब हम आगे चले बेटा, आगे चलते हैं तो देखो अब आ रहा है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में देखो काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है। पहला लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं प्रयास करूँगा कि आगे के कुछ लेक्चर्स, जब कुछ लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को बोर्ड में पढ़ाऊँ, ठीक है। जब तक हम नोट्स में पढ़ते हैं, नोट्स की PDF भी आप, मतलब जो PDF बना हुआ है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाद में मैं आपको रोक दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में किस किस टाइप के होते हैं। तो पहला कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अ सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व्ड, ठीक है। यूनिपेरेंटल कंडीशन लिखा हुआ है, एक पेरेंट की ज़रूरत है। यूनिपेरेंटल मतलब ओनली एक पेरेंट की कंडीशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व, एक पेरेंट ज़रूरी होता है। जैसे अमीबा में कहीं ऐसा होता है कि अमीबा फीमेल मेल अलग अलग होता है, फिर बोथ में दोनों के गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, फिर उसके बाद यंग वंश या ऑफ स्प्रिंग आता है। ऐसा नहीं होता ना, अमीबा क्या हो जाता है, बडिंग हो जाती है उसकी, है ना, बाइनरी फिजन हो जाता है। अमीबा में क्या होता है, फिजन हो जाता है। तो बाइनरी फिजन में 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है अमीबा और 2 उसके बच्चे हो जाते हैं। तो सिंगल पेरेंट की ज़रूरत है, उसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लिखा हुआ नेक्स्ट लिखा है गैमेट्स नॉट फॉर्म्ड। इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। गैमेट का मतलब क्या होता है, एक फीमेल गैमेट मतलब फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म होता है ह्यूमन बींग्स में। तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन हो जाता है। जैसे मैंने बताया फिजन के थ्रू हो गया, मतलब टूटने के थ्रू हो गया। फिजन मतलब टूटना, विखंडन होना। हम आगे पढ़ेंगे तो फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो गया, सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो गया। सेल डिवीजन हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन। तो इनके थ्रू सेल डिवीजन हो रहा है और रिप्रोडक्शन हो गया। सेल डिवाइड हो गए और वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गए। समझ में आया सभी को। तो अब आगे चलते हैं हम। दूसरा लिखा हुआ है, इस पॉइंट्स बने हुए हैं, नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है इनके बीच में।
ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं आपस में, फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बनाता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। समझ में आया सभी को? लेकिन ये कंडीशन नहीं होती है। आगे पढ़ेंगे सारी जो नई टर्म्स आ रही हैं फर्टिलाइजेशन, इस सारी टर्म्स हम बहुत डिटेल में हम समझाएंगे। अभी तो हमारे शॉर्ट में बना हुआ फर्स्ट चैप्टर में बेसिक चैप्टर है ये, इसमें नई नई टर्मिनोलॉजी आएंगी तो इनको सीखते चलें। फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं। समझ में आया? तो वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि सिंगल पेरेंट होता है, उसमें सिंगल गैमेट तो होते ही नहीं है। क्या होता है? दूसरे तरीके से सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है देयर इज़ ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है? ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन आपने क्लास 11th में पढ़ा था। क्या होता है माइटोटिक सेल डिवीजन में? ठीक है, पहले न्यूक्लियस प्रिपेयर होता है, इसके बाद साइटोप्लाज्म प्रिपेयर होता है, फिर सेल डिवाइड हो जाता है ना। समझ में आया? पहले क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? प्रिपेयर होते हैं, 1 से 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, स्टेजेस होती है ना उनकी, G1 स्टेज, G2 स्टेज, है ना। फिर S1 है ना, सिंथेसिस स्टेज होती थी माइटोटिक सेल डिवीजन में। फिर साइटोप्लाज्मिक होता था, फिर साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होता था, उसके बाद 2 पार्ट्स में सेल डिवाइड हो जाते थे और ये माइटोटिक सेल डिवीज़न हो जाता था। मतलब इसमें माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा, ठीक है ना। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और नीट में सीधे पूछ लिया जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस टाइप का सेल डिवीज़न होता है। नीट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में सारे पॉइंट्स जो बने हुए हैं वो बेटा नीट के नज़रिए से भी बने हुए हैं। आप इस नोट्स को बहुत ही केयरफुली होके पढ़िए, बहुत अच्छे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ डॉटर इज़ आइडेंटिकल टू पेरेंट। जो डॉटर बनने वाला है, ऑफ स्प्रिंग बनने वाला है, वो आइडेंटिकल होता है पेरेंट के, मतलब जैसा पेरेंट था बिल्कुल ठीक वैसा ही बच्चा होने वाला है, ठीक वैसा ही, डुप्लीकेट पूरा कहना चाहिए, क्लोन बनता है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑकर्स रैपिडली, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 6, ठीक है ना, 6 से 8, ऐसे बहुत जल्दी हो जाते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन और बहुत जल्दी जनरेट होते हैं बच्चे। समझ में आया सभी को? अभी हम आगे पढ़ेंगे टेरर ऑफ बंगाल के बीच में बारे में, जिसमें वो टेरर ऑफ बंगाल एक क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक वीड है बंगाल में जो तालाब में ऐसे फैलता है कि बहुत पूरे तालाब के जितने मछली हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस वीड्स के ज़रिए, ठीक है। वो वीड इतनी जल्दी तालाब में फैल जाता है कि उसकी पूरी ऑक्सीजन सक कर लेता है ऑक्सीजन, और उसमें जो जीव जंतु होते हैं तालाब के अंदर वो बेचारे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? फिजन। फिजन में जैसे लिखा हुआ है विखंडन, मतलब टूटना, लिखा हुआ है ना। फिजन मतलब क्या होता है? विखंडन, टूटना। तो फिजन की डेफिनेशन क्या होती है? डिवीज़न ऑफ द पेरेंट बॉडी, ठीक है, डिवीज़न ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर, ठीक है, 2 और मोर डॉटर आइडेंटिकल टू पेरेंट, पेरेंट से आइडेंटिकल। जब डिवीज़न होता है पेरेंट बॉडी का 2 या 2 से अधिक, बाइनरी फिजन भी होता है, मल्टीपल फिजन भी होता है। बाइनरी मतलब 2 हो जाएंगे, मल्टीपल मतलब बहुत सारे हो जाएंगे। तो डिवीज़न ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर आइडेंटिकल टू पेरेंट, दैट इज़ कॉल्ड फिजन। फिजन क्या होता है? जब पेरेंट बॉडी 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और बिल्कुल ठीक कैसे उसके डॉटर होते हैं? पेरेंट के जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फिजन। अब पहला फिजन में आया है बाइनरी फिजन के बारे में, जिसमें क्या होता है बेटा? एक पेरेंट बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये अमीबा का एग्जाम्पल आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसको लिखा है इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स। सेल जो हैं 2 पार्ट्स में, 2 भाग में डिवाइड होते हैं। एंड ईच हाफ डेवलप लिखा हुआ आगे, डेवलप इनटू एन एडल्ट, ठीक है। हर एक हाफ, पहले पेरेंट सेल क्या होगा, कैसा होता है अमीबा, ऐसा होता है अमीबा, ये पेरेंट सेल हो गया, ठीक है ना। इसका ये न्यूक्लियस हो गया, फिर वो क्या होगा? 2 पार्ट में बीच से कट हो जाएगा धीरे धीरे। पहले इसमें सेकंड स्टेज क्या आएगी कि अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो इलांगेटेड होगा थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। इसके बाद देखो ये थर्ड पॉइंट में ये बना हुआ है, ऐसा बनेगा, ठीक है। 2 पार्ट में थोड़ी सा न्यूक्लियस ब्रेक सा होने लगेगा बीच से, और इसके बाद लास्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये अमीबा का एग्जांपल हो गया। पहले ये पेरेंट थे,
फिर क्या होंगे, इलोंगेटेड होंगे, दोनों तरफ न्यूक्लियस थोड़े से बढ़ने लगेगा, फिर न्यूक्लियस से क्या होगा, न्यूक्लियस कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि इस टाइप का सेल अमीबा में बन जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, तो एक ये बन जाएंगे और दूसरा ये बन जाएंगे, तो ये अमीबा 2 बन गया। अब अमीबा का कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, वो स्ट्रक्चर कैसे गेन करता है, क्लास 10th में हमने पढ़ा था, खाना खाने के लिए अपने शरीर को स्ट्रक्चर बना लेता है, फिर जब उसका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, तो वो भी कैसे निकल जाता है, स्ट्रक्चर के, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को वैसा बना लेता है जैसा फूड का साइज़ होता है। समझ में आया? तो लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ्स एंड ईच हाफ डेवलप इनटू एन एडल्ट। फॉर एग्जांपल लिखा अमीबा एंड पैरामीशियम। तो समझ में आया सभी को? आगे चलें, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे लिखा हुआ है बडिंग। बडिंग क्या प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बडिंग क्या कहलाती है। बड मतलब क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे से आँख जिसको कहते हैं, ठीक है ना। आँख मतलब जैसे गुलाब में छोटा सा किनारे से एक बड होता है, वहाँ से नई पत्ती निकल आती है, ठीक है ना। तो किनारे से जैसे दूसरा और गुलाब हमने उस बड, वो बड बड़ी हो जाए, जब जैसे गुलाब की बात करूं मैं, तो बड छोटी सी किनारे से जहाँ से पत्ती निकलने वाली होती नई, तो वहाँ से जब वो बड़ा हो जाए तो वहाँ से काट के हम दूसरा गुलाब लगाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, नया जर्मिनेट हो जाता है। मतलब बॉडी पार्ट्स के जो बड हैं, बड को काट करके हम यदि दूसरा लगाएं तो वो प्रोसेस कहलाती है बडिंग, ठीक है ना। बडिंग के गुलाब भी मिलते हैं हमको, है ना। तो क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड इनटू अनइक्वली टू फॉर्म बड, ठीक है ना। सेल जो डिवाइड होके पहले बड के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, बड बनती है पहले, विच रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट इनिशियली। पहले वो बड क्या होती है, पेरेंट से अटैच्ड रहती है पहले, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देन डिटैच, फिर वो अलग हो जाती है, एंड डेवलप इनटू मैच्योर सेल, ठीक है। वो बड दोबारा क्या होती है, अलग होने के बाद जब उसको दोबारा लगाया जाता है, वो सेल क्या मैच्योर सेल में डेवलप हो जाता है। एग्जांपल के लिखा है ईस्ट एंड हाइड्रा। हाइड्रा में ऐसा होता है, क्लास 10th में हमने हाइड्रा के बारे में पढ़ा था। हाइड्रा पहले ऐसा होता है, उसमें बड जर्मिनेट होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बड जर्मिनेट होने के बाद ये किनारे से देखेंगे, ये बड इसको लगी हुई है, इसके बाद ये बड अलग हो गई और एक मैच्योर सेल में डेवलप हो जाएगी। किसमें है, हाइड्रा में, ठीक है। समझ में आया सभी को? हाइड्रा में ये प्रोसेस होती है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जैसे मैं गन्ने की बात करूं तो गन्ने में अलग अलग गठाने होती हैं, मतलब बॉडी पार्ट्स के अलग अलग पार्ट्स से नए प्लांट्स जनरेट हो जाना, नए सेल जनरेट हो जाना, नए मैच्योर सेल जनरेट हो जाना, नए डॉटर सेल जनरेट हो जाना, ठीक है ना, अलग अलग बॉडी सेल से। जैसे लिखा हुआ है दिस मीन्स ऑफ एसेक्सुअल, इस एसेक्सुअल पार्ट में मीन्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में होता है ये, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट्स, मतलब नए प्लांट्स जर्मिनेट करने की कैपेसिटी होती है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है राइजोम, जिंजर। जिंजर में देखो क्या होता है, जिंजर जो अदरक होता है उसकी बॉडी के अलग अलग जड़ें निकली होती, वहाँ से नए नए पेड़ तैयार हो जाते हैं अदरक में। कभी आपने अदरक देखा हो लगा हुआ, तो उसमें देखना एक अदरक से 4 5 6 7 पेड़ निकल आते हैं एक साथ ही, ठीक है। पोटैटो में भी ऐसे होता है, पहले आँख निकली होती चारों तरफ, ठीक है। कभी खरीदने जाना, जब पोटैटो जम जाता है, उसमें छोटे छोटे से ग्रीन ग्रीन निकल आते हैं, जड़ें निकल आती हैं, उन जड़ों से पेड़ तैयार हो जाता है। तो बॉडी के पार्ट्स हैं उसके, कोई एक यूनिक बीज तो नहीं था कि बीज हमने लगाया, उस बॉडी पार्ट से तैयार हो गया, वो इस टाइप का रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है, ठीक है। ओनियन में भी ऐसी होता है। और शुगर केन किसी ने देखा हो, कोई बिलोंग करता हो गांव से, जो शुगर केन की गन्ने की खेती करते हों, तो गन्ने में क्या होता है, उसकी गठाने होती है, जो ना गठाने तो सभी ने देखा हुआ गन्ना, तो गठानों से हम यदि उसको सीधा लगा देते हैं और अलग अलग गठानों से एक नया शुगर केन पैदा हो जाता है। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। ये सारी बातें हम क्लास 10th में डिटेल छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, उनको दोबारा हम पढ़ा रहे हैं। लास्ट में हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूट जाना, फ्रेगमेंट हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ़ द बॉडी ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब अलग अलग पीसेस में हो जाती है। फ्रेगमेंट्स मतलब पीस, टुकड़े, पीसेस में हो जाती है। ईच पीस ग्रो इनटू एन एडल्ट
ठीक है ना। और हर एक पीस जैसे काट दें केचुए के अलग अलग पार्ट्स में काट दे, फिर भी वो केचुआ क्या रहता है, जिंदा रहता है, और उसका दूसरा पार्ट जो रहता है वो भी एक नया केचुआ हो जाता है। समझ में आया। ईच पीस ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। प्लेनेरिया और अर्थवॉर्म लिखा हुआ है, ये देखो अर्थवॉर्म में ऐसा होता है, प्लेनेरिया में भी होता है ना। तो फ्रेगमेंट कर दें, उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दें, फिर भी वो जितने टुकड़े करोगे वो नया पैदा हो जाएगा, रक्त बीज जैसा। हमने रक्त बीज के बारे में सुना है कि क्या होता था, काली माता का ना, काली माता रक्त बीज को मारने आई थी तो क्या हुआ था, वो खप्पर क्यों लेके चलती थी, क्योंकि जो रक्त निकलेगा वो खप्पर में जलाती जाती थी। नहीं तो क्या होता था कि वो जितनी बूंद धरती में पड़ती थी नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो ठीक इसी प्रकार से फ्रेगमेंटेशन है कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं सेल, वो नया सेल ग्रो कर जाता है, ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं शुरू से आप लोगों को दिखा दूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें सभी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सभी ले लें स्क्रीनशॉट। इसके बाद और नीचे ले लें पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन में, इसमें ले लें स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं तो काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ले लें स्क्रीनशॉट ये, फिर फिजन का ले लें पूरा, ठीक है, डायग्राम के साथ फिजन का ले लें। और बेटा नोट्स खुद प्रिपेयर करें। नोट्स जब हम खुद प्रिपेयर करेंगे, खुद के बनाए हुए नोट्स बार बार हमको क्या है, हम जब नोट्स लिखेंगे तो हमारी लैंग्वेज में हम कैसे समझते हैं वो सब हम लिखते हैं, तो खुद प्रिपेयर करना सीखें आप लोग नोट्स, ठीक है ना। वैसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये बडिंग का ले लें आप स्क्रीनशॉट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और फ्रेगमेंटेशन का बाद में ले लें आप लोग स्क्रीनशॉट। तो आई होप आज आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पैन, ये सब कुछ समझ में आया होगा। आज तो बेसिक बातें थी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और आगे के जो टॉपिक्स हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है आप लोगों को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शुभम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।